नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ पिछले लोकसभा चुनाव से हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ का किला ढहते ढहते बचा था और कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके सुपुत्र नकुलनाथ बमुश्किल छोटे अंतर से चुनाव जीत पाए थे। उस जीत ने भाजपा को उत्साहित किया और स्थानीय नेताओं में विश्वास पैदा हुआ कि कमलनाथ को हराया जाना असंभव नहीं है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है तो इस गढ़ को जीता जा सकता है। इसकी एक झलक निकाय चुनाव में भी दिखी, जब कमलनाथ के क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब आगामी विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा की नज़र कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने की है, ताकि कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को चुनौती दी जा सके। इसलिए जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह 24 मार्च को चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो क्या कमलनाथ को इस बार कड़ी चुनौती मिलने वाली है, और ऐसे में कमलनाथ की रणनीति क्या रहेगी, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ को उनके किले में घेरने के लिए भाजपा ने भरपूर तैयारी कर ली है। कुछ दिनों पहले गौरी शंकर बिसेन ने तो खुलकर कमलनाथ को चुनौती दे दी थी। ये भ्रम दूर कर दीजिए कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए आता हूँ। प्रेस ने जब मुझसे पूछा क्या आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा मेरी पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ेगी वहां से लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। छिंदवाड़ा से पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा 7 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता, पूरी पार्टी एक मतेन एक नाम तय करके राज्य की समिति को और यही नाम केंद्र की समिति को यदि भेजेंगे, ऐसा महसूस हुआ तो इतनी मजबूत चीज पे विचार किया जाने पर कोई हरकत नहीं होगा। ये कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन अब पोलिंग बूथ विस्तारक अभियान के जरिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 19 मार्च को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ 25 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा में हुंकार भरने वाले हैं। इसके लिए संगठन मंत्री हिदानंद शर्मा खुद छिंदवाड़ा में डेरा डाल चुके हैं। लेकिन भाजपा का लक्ष्य कमलनाथ को घेरना है, क्योंकि कमलनाथ के चेहरे को आगे करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कमलनाथ को इस घेराबंदी का एहसास है। शायद इसलिए कुछ समय पहले कमलनाथ ने कहा था कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए खुद को खाली रखेंगे। लेकिन बाद में कमलनाथ ने अपना स्टैंड बदलते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। ऐसे ही एक जिले में किसी ने मेरे से पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आपके पहले कदम होंगे। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने की खोज में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने की खोज में हूँ। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश का भविष्य है। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी मध्य प्रदेश को। कमलनाथ इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस नेता हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है। इसलिए अमित शाह खुद कमलनाथ के इलाके में रुचि दिखा रहे हैं। अब देखना ये है कि कमलनाथ की पकड़ को ढीला करने में भाजपा कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो छिंदवाड़ा को लेकर आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी में। और एक ऐसा गढ़ जो कि एक बार भेदा जा सका है, कैंडिडेट कई बार बीजेपी ने पलट के बदले भी सही। सुंदरलाल पटवा भी चुनाव जीत लड़े वहाँ, एक बार जीते भी, प्रहलाद पटेल हो और तमाम सारे दिग्गज। अब इस बार बीजेपी की तैयारी पूरी तरह की, पिछली बार 28 जीती थी और 29, और पूरे देश भर की उन्होंने सीटें ऐसी तलाशी हैं जहां वो चुनाव लगातार हारे हैं, जिनको आकांक्षी सीट नाम दिया गया है। तो क्या इस बार के चुनाव में ये आपको लगता है कि संभव है कि कमलनाथ को उनके गढ़ में परास्त किया जा सके? हालांकि राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उस समय देख कर आया था जब पटवा जी चुनाव लड़े थे वहाँ पे, और ये महसूस किया गया कि कमलनाथ चाहे जितनी मेहनत करें, अगर सामने वाला अपनी पे आ जाता है तो ऐसा नहीं कि हराया नहीं जा सकता उन्हें।
अभी फिलहाल स्थिति ये है कि ये कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि कमलनाथ अपनी इस सीट को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, या क्या तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा की जो रणनीति होती है हमेशा कि बहुत शुरू से तैयारी करते हैं और हर तरह के विश्लेषण करके और इस बात का ख्याल रखते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रणनीति कैसे बनाई जाए किसी भी क्षेत्र में। और इस बार ये जो 1200 लोगों की फौज बनाई है उन्होंने, जो बूथ विस्तारक का काम करेंगे, बहुत ही मुझे अगर राजनीति की दृष्टि से देखा है तो ऐसा लगता है कि काफी अच्छी तैयारी है। अब सवाल ये है कि ये सब क्या इस बात से ये ध्यान बटा सकता है कि प्रशासन में कितनी कमजोरियां हैं, कितने खुद बीजेपी में मतभेद हैं। कांग्रेस के मतभेदों को तो कोई कभी भी इनकार करता ही नहीं, कभी भी नहीं करता, क्योंकि होते ही रहते हैं। बिल्कुल। पहले ये देखा गया कि नकुलनाथ को तैयार जब किया जा रहा था तो कुछ लोगों ने एतराज किया, फिर बाद में इधर दिग्विजय सिंह के नकुलनाथ ने उपचुनाव में दावेदारी पेश कर दी थी कि युवाओं का नेतृत्व तो मैं करूंगा कांग्रेस में। हाँ, तो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये चीजें कितनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, कितनी वाकई में पार्टियों के अपने कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए होती हैं, कितना सामने वाली पार्टी को प्रभावित करने के लिए होती हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह से देखी जाती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौक़ों पे देखी जाती हैं। तो यहाँ अभी की स्थिति ये मुझे लगती है कि बीजेपी की तैयारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमेशा से ही तैयारी का जहाँ तक सवाल है अच्छी ही करते हैं, लेकिन पिछली बार भी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। जब जो हारी थी, पार्टी हारी थी, तो उनका जनादेश जो था वो पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाया था, खरीदना पड़ा था। तो अब इस आज की परिस्थिति में वक्त थोड़ा ज्यादा है अभी अपने हम लोगों के पास में कि इसका प्रभाव देखने को मिले और उसके बाद में विश्लेषण हो। बिल्कुल, अगर लोकसभा के नजरिए से देखें तो 1 साल का वक्त है अभी तो। हाँ, विधानसभा में जरूर जल्दी हो जाना है। लोकसभा से जरूरी ये है कि विधानसभा की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब जब कांग्रेस तो इस बारे में ज्यादा चर्चा करती नहीं, बीजेपी वाले हमेशा ये कहते रहते कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हमारा मतलब हमारा बूथ विस्तारकों का काम होगा, हम लोग वहाँ घेरेंगे कमलनाथ जी को, फलाने को यहाँ घेरेंगे। ये सब होता रहता है। कितना कुछ वाकई में करना चाहते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना सामने वाले को डराने के लिए करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति भी तैयार करने की आप आमतौर पर ऐसे में प्रयास होते हैं, और जो बहुत ही जायज है और मेरे ख्याल से अच्छी भी बात है जी। अब सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस है वो क्या वाकई में खामोश बैठी रहेगी या कुछ करेगी भी, और करेगी तो उसका कितना प्रचार करेगी। कांग्रेस के पास में प्रचार तंत्र भी इतना बड़ा नहीं है जितना कांग्रेस बीजेपी के पास में है, तो हम लोगों को बातें सुनने को कम मिलेंगी। हो सकता है जमीनी तौर पर अगर कुछ कर रहे हैं तो देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ब्रजेश जी, हमने देखा है कि लगभग 4 दशक से सांसद हैं कमलनाथ, वहाँ रहे हैं छिंदवाड़ा से। पिछला एकमात्र ऐसा चुनाव था 2018 का जिसमें कांग्रेस ने सारी की सारी विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटें जीत ली थी। बावजूद उसके जब उपचुनाव लड़ने की बारी आई तो कमलनाथ ने सबसे सेफ सीट चुनी, अपने समर्थक का इस्तीफा करा के वहीं से चुनाव लड़ा। पिछले दिनों भी जब हम उनसे मुलाकात हुई थी तो पहले उन्होंने कहा था कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, क्योंकि मुझे डर है कि मैं वहाँ घिर जाऊँगा। तो शायद इसी डर को बीजेपी हथियार बना रही है, क्योंकि अगर बात करें कमलनाथ की तो लोकसभा का चुनाव वो तब लड़ सकते हैं अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, या अगर उनकी सरकार नहीं बन पाती तो शायद वो लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ने की सोचें। तो अभी की स्थिति में बेटा उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर या बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती दे पाए, क्योंकि पिछले चुनाव में कहा गया था कि जो बंटी साहू जिसको विधानसभा में चुनाव लड़ाया गया था कमलनाथ के सामने, अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और होता, या शिवराज जी अगर 1-2 सभा और कर लेते, क्योंकि उसी दौरान उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो ये एकमात्र सीट ऐसी थी मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस के खाते में चली गई। तो शायद इसीलिए अभी दिल्ली के नेता डेरा डाल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा गिरिराज सिंह वहाँ मौजूद थे, 2-3 दिन उन्होंने प्रवास किया, लगातार कई सारी सभाएं की, पोलराइजेशन के मामले उन्होंने उठाए, और अब देख रहे हैं अमित शाह भी वहाँ
पहुंच रहे हैं, वीडी शर्मा पहुंचने वाले हैं। देखिए मनोज जी, जो भी राजनीतिक दल होता है वो हमेशा दिग्गजों को घेरने की कोशिश करता है, उसके पीछे रणनीति होती है। देखिए जब शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतारे गए थे राघोगढ़ में, बिल्कुल। राघोगढ़ में इसलिए उतारे गए थे कि उनको वहां घेर कर रख सके। कैलाश जोशी ने राजगढ़ बिल्कुल लड़ा। बिल्कुल। आप देखिए कि इसके बाद यदि शिवराज सिंह चौहान को बुधनी में घेरने की कोशिश कौन करते हैं? अरुण यादव करते हैं। तो आप देखिए नेताओं को घेराबंदी की जाती है, इसलिए घेराबंदी की जाती है कि वो पूरे प्रदेश में वही एक चेहरा है। आज की तारीख में कांग्रेस में चेहरा कौन है? कमलनाथ चेहरा है। कमलनाथ ही कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो पूरी बीजेपी की कोशिश रहेगी कमलनाथ को अपने गढ़ में घेराबंदी करके रखा जा सके, वह ज्यादा से ज्यादा उनको समय देना पड़े, क्योंकि हर नेता की जो ताकत होती है उसके घर से होती है मनोज जी। यदि वो घर में कमजोर हो गया तो उसकी जो साख रहती है, जो छवि रहती है पार्टी में, एक जो दमक रहती है, राजनीति में जो एक दमक रहती है, वो मुझे निश्चित तौर पर वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि आप अपने घर में हार जाते हो। सबसे बड़ा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया है। यदि वो हार जाते हैं तो उनकी स्थिति आप देख लीजिए। यदि कमलनाथ को घर में बनर्जी हमने देखा है, बिल्कुल। आप राहुल गांधी की देख लीजिए। यदि अपने क्षेत्र में, अपने घर में उनको घेर कर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो पूरे मध्य प्रदेश में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति नई नहीं है, रणनीति पुरानी है, लेकिन उस पर वो कम अमल तेजी से कर रहे हैं और उस पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक होता है कि आपने अरुण यादव को भेज दिया, शिवराज सिंह चौहान के सामने मैदान में उतार दिया, लेकिन आपको मालूम था कि वो उतनी घेराबंदी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आपने बड़ा चेहरा भेज दिया, क्योंकि आपने बैकअप टीम नहीं दी ना उनको। हाँ, तो आप देखिए वो अलग बात है कि आपने एक मजबूत चेहरा दिया और आपने अपनी जनता को मैसेज दिया, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि देखिए हम दमदारी से लड़ रहे हैं, हमने दमदारी से सीएम के सामने अपना दमदार उम्मीदवार उतारा जो हमसे हमारे पास बेहतर था। एक ये मैसेज देने की बात होती है और एक बात होती है कि आपको जीतना ही है हर हाल में। तो आप देखिए छिंदवाड़ा में वो वही जतन कर रहे हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का किला ढह सकते हैं तो क्यों ना छिंदवाड़ा जो एक किला बचा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि बाद में और थोड़ी मेहनत कर ली जाती, बीजेपी खुद ऐसा मानती है कि यदि वो 2019 में अच्छे से मेहनत कर लेती, एक दो सभाएं और कर लेती वहां पे, तो निश्चित तौर पर नकुल नाथ भी हार जाते। वो एक मौका था जो चूक गए हैं। ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा कभी जीती नहीं है बीजेपी, पहले भी जीत चुकी है मनोज जी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो उनकी एक उम्मीद है और एक कोशिश है कि लोकसभा चुनाव जीता जाना चाहिए। दूसरा, विधानसभा चुनाव में जो आपने कहा कि पूरी सीटें कमलनाथ क्यों जीते, तो उसकी वजह भी ये थी कि कमलनाथ को लोग मान के चल रहे थे, वहाँ के क्षेत्र के लोग, कि वो सीएम के दावेदार हैं और इस पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम वही बनेंगे। इसी तरह से हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल के लोग भी ये उम्मीद बांधे हुए थे कि निश्चित तौर पर यदि सरकार बनती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन सकते। दो ही एक ऐसे चेहरे थे जो सीएम के दावेदार थे और किसी की भी लॉटरी खुल सकती थी। लेकिन आप देखिए राजनीति अलग होती है, कभी माधवराज सिंधिया भी सीएम बनना चाहते थे, कभी अर्जुन सिंह भी सीएम बनते बनते रह गए थे, क्योंकि जो आंकड़ों की बाजीगिरी होती है। और जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह एक हुए तो सिंधिया के हाथ से वो सीएम की कुर्सी खिसक गई थी। लेकिन वहां पे जो सफलता मिली है उसके पीछे बीजेपी मानती है कि कमलनाथ जी एक फेस थे, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपनी जो सीटें थी उनको दोबारा हासिल करने की कोशिश बीजेपी करेगी, तो उसको वहां मेहनत भी करना पड़ेगी। यही वजह है कि दिग्गज लगातार वहां पे दौरे कर रहे हैं, वहां पे सभाएं कर रहे हैं, केंद्रीय आलाकमान की भी नजर वहां पे। तो किसी भी तरह से जो 2018 में बीजेपी ने गलती की है कि जो लूज बाल थी उसको छोड़ दिया, वो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसमें उनकी कमजोरी दिखे या वो कमजोर रह जाए। वो हर जगह पर ताकत से लड़ना चाहते हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे बिंद हो, चाहे अन्य क्षेत्रों, कहीं भी मतलब उनको लगता है कि यहाँ और थोड़ी मेहनत करने से उनको सफलता मिल सकती है तो करना चाहिए। ये काम कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास वैसे संगठन नहीं है। एकला चलो की रणनीति चल रही है वहाँ पे, और बीजेपी में आपके पास पूरा संगठन है, पूरा नेतृत्व आपके साथ लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा मजबूत दिख रही है और उसकी घेराबंदी आपको तगड़ी दिखती है कांग्रेस की अपेक्षा। बिल्कुल। तो नायडू जी, आदिवासी फैक्टर भी हमको लगेगा कि छिंदवाड़ा में रंग ला सकता है, जिस प्रकार से पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे उसमें हमने देखा कि जो मेडिकल कॉलेज के नामकरण की बात हो या जबलपुर में कार्यक्रम हो, भोपाल में कार्यक्रम हो, तो उस आदिवासी आंदोलन या उस आदिवासी वोट बैंक को साधने को भी धार मिलेगी, क्योंकि अकेले छिंदवाड़ा के बाद पूरा महाकौशल में एक मैसेज जाएगा जहाँ आदिवासियों की संख्या बहुतायत में है। तो सीट छिंदवाड़ा है फोकस, लेकिन एक बड़े वर्ग को भी साधने का प्रयास होगा इसी बहाने। बिल्कुल सही बात है, और ये मतलब प्रयास है भी उनका। कुल मिला के अभी तक जो आदिवासियों का समर्थन उनको प्राप्त था उसको कम होते हुए देख के उन्होंने काफी कुछ किया जरूर है। एक चीज जो मुझे कभी कभी लगती है वो ये है कि जो कमोबेश कांग्रेस के लिए लागू होता है, किसी हद तक बीजेपी के लिए भी लागू होता है, कि वहाँ एक
कैंपेनर के तौर पे अगर आप देखें, ठीक है, आप हम लोग कह सकते हैं कि वी.डी. शर्मा वहाँ जाते हैं या कोई अन्य बड़े नेता जाते हैं तो कुछ प्रभाव छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप बीजेपी के चेहरे के तौर पे देखें तो शिवराज जी एक ऐसे नेता हैं जो सारे प्रदेश में ना सिर्फ जाने जाते हैं, उनका प्रभाव भी अच्छा खासा है। बिल्कुल। असली चीज ये है कि अगर मान लीजिए यही बात कांग्रेस करती है कि शिवराज सिंह को कहीं घेरे रखे, इसकी गुंजाइश इसलिए कभी कभी कम दिखती है कि कांग्रेस के पास में शायद वो संगठन नहीं है जिसके जरिए ऐसा किया जा सके, लेकिन ऐसा असंभव भी नहीं लगता। तो दिलचस्प मुकाबला तो हो ही सकता है, भले ही अभी हम उसके बारे में, उसके परिणामों के बारे में कुछ ना कह पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास में खोने के लिए वैसे कुछ है नहीं अभी, और वो जो कुछ कर सकते हैं वो बजाय इसके कि बहुत सारा प्रचार करके करें, खामोशी से अगर करते हैं तो काफी कामयाब होने की गुंजाइश उनको दिखाई देती है। क्योंकि एक चीज और भी है कि हमको ऐसा लगता जरूर है कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, बीजेपी हर हालत में अभी बेहतर पार्टी साबित होगी इन दोनों पार्टियों के बीच में, और चूंकि अभी भी सिर्फ बाइपोलर ही है, और अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी आ भी जाती है तो वो तो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाली है। तो ये चीजें हैं जरूर, लेकिन एक चीज जरूर इसमें महसूस होती है कि जो पार्टी के आपसी खींचतान है नरोत्तम मिश्रा को लेके, गोपाल भार्गव को लेके, और अभी तो खुद इस बात का भी एहसास है लोगों को कि भाई इसमें से कितने कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगा, कितने को नहीं मिलेगा, और उनके नतीजे क्या होंगे। क्योंकि देखिए एक बात जरूर है कि अभी हम लोगों ने ये तो महसूस किया है कि सिंधिया गुट को जो तरजीह दी जाती है वो बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को नुकसान तो मतलब नाराज तो करती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ऐसा सवाल ही है ना कि क्या उसका फायदा उठाने की स्थिति में कांग्रेस है, क्योंकि उपचुनाव में भी हमने देखा कि इसको मुद्दा बनाया, लेकिन वो बाई इलेक्शन जब हुए तो फिर कांग्रेस को उतनी सफलता मिल नहीं पाई थी। और दूसरा नायडू जी ये भी है ना कि एक सिंधिया जी को अपन छोड़ दें, सिंधिया जी का बड़ा गुट है कि यदि उससे टकराव होता है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें या हम गोपाल भार्गव की बात करें, ये उतने प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, ये अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। यदि इनकी नाराजगी रहती है, गुटबाजी रहती है, तो वो उतना असर नहीं करती है प्रदेश में। नहीं, लेकिन उनको किनका बैकअप है सेंटर से, ये भी देखने वाली बात है। अमित शाह का बैकअप आप सब, हम लोग सब जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो काफी एनर्जी हासिल करते हैं अमित शाह के समर्थन से। लेकिन हमने देखा था इसी भूमिका में, इससे ज्यादा ताकतवर भूमिका में कैलाश विजयवर्गीय भी थे, लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं है। महासचिव जरूर है राष्ट्रीय, क्योंकि बंगाल में जो हुआ हर्ष हुआ उनका, उसके बाद से और उसके बाद में अनेक चीजें ऐसी हुई जिसके बाद में उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन देखिए हम लोग अभी सिर्फ उन रणनीतियों के बारे में बात करते हैं, उनके परिणामों के बारे में बात करने इतना आसान हमारे नहीं होगा। और मैं जैसे कह रहा था कि जहाँ तक बीजेपी के सवाल, इवन वी.डी. शर्मा जैसे लोग जो हैं वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ते। हम जैसे आप कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, गोपाल भार्गव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वी.डी. शर्मा को आप अभी महसूस करते हैं कि वो चीज़ उनमें नहीं है जो शिवराज सिंह में है। तो ये तो हमने कई सारे अध्यक्षों में देखी। अगर प्रभात झा को छोड़ दें हम, तो अगर नंद कुमार सिंह चौहान हो, राकेश सिंह हो, उन्होंने तो उतने दौरे भी नहीं किए पूरे प्रदेश में। हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर संगठन के अच्छे आदमी थे, लेकिन प्रदेश के उतने दौरे वो भी नहीं करते थे। हम लोग अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को किस तरह से लागू किया जाता है, उनमें कितने लोगों का कितनी भागीदारी रहती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये जरूर है कि अगर आप महज राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पे देखें इसको, तो ये बहुत दिलचस्प बात होने वाली है। लेकिन ये है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी तैयारियां असली फलीभूत, सही ढंग से फलीभूत होती हैं। बिल्कुल, तो वो भी देखने वाली बात है। तो ब्रजेश जी, तैयारियों की बात कर, हमने भी देखा कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, हुंकार भर रही है, फिर बीजेपी अपने स्तर से रणनीति बना रही है, कांग्रेस भी अपने स्तर पर रणनीति बना ही रही होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जो नायडू जी भी कह रहे हैं कि जिसकी रणनीति अच्छी होगी उसको सफलता मिलेगी। लेकिन एक मैसेज देने का खेल कार्यकर्ताओं में तो अभी से पार्टी देना शुरू ही कर रही है कि हमारे लिए कोई टास्क असंभव नहीं है। अगर 51% की बात कर रहे हैं तो बूथ में हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी जा रहे हैं, वी.डी. शर्मा भी जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी जा रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि तमाम सारे बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी है और इसके बाद जो केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार बीजेपी के, तो कांग्रेस के लिए तो डबल चिंता है ही है। देखिए मनोज जी, हम चिंता की बात जरूर करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी का ये लक्ष्य पहली बार है? हमने देखा हारी सीटों पर वो हमेशा फोकस करती रही है और ऐसे दौरे हमेशा करती रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन इसके बावजूद भी कमजोर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई संगठन भले ही नहीं हो, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को देखो, उसका ना पंजाब में कोई संगठन था, ना गुजरात में संगठन था, ना दिल्ली में संगठन था, लेकिन जो एक जनता कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट आप कैसे कर पाते हो, जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाते हो? वोट तो वही देना है, कार्यकर्ता को तो सिर्फ आपको आपका मैसेज उन तक पहुंचाना है। तो ये जो काम करता है, हमने देखते हैं बीजेपी में ये काम बेहतर तरीके से हम देखते हैं कि संगठन का मैसेज उसके कार्यकर्ता आसानी से पहुंचा देते हैं। अब मैसेज पहुंचने के साथ साथ अब बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका संगठन ही मैसेज पहुंचाएगा तब वही असर होगा। यदि कांग्रेस अपनी रणनीति, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी नायडू जी भी बात कर रहे हैं, उसकी रणनीति ऐसी रहती है कि वो अपनी आम जनता, जो वोटर तक अपनी बात कितनी मजबूती से पहुंचा सकता है, निश्चित तौर से आज की तारीख में उसके कार्यकर्ताओं के जोश को भी हम कम नहीं आंक सकते मनोज जी। 2018 में जैसे उनकी सत्ता आई है, तो जो उनको एक लग रहा था कि हम सत्ता में लौट भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसके बाद उनमें जो जोश आया और जो जोश हम देख रहे हैं कि उनके आंदोलन में जो दिखता जा रहा है, अभी हाल ही में हमने देखा भोपाल में उन्होंने आंदोलन किया, तो जोश में कहीं कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की कि वो लाठी खाने से भाग रहे हों, वाटर कैनन के डर से भाग रहे हों, तो ये जोश बरकरार रखना, और ये जोश लंबे समय बाद दिखा, बिल्कुल। और ये नेताओं का काम होता है कि वो जोश को बरकरार रखे। अब ये नेताओं की जिम्मेदारी है कि उस जोश को और जगाए और जो नाराजगी जनता में है उसको भड़काने का काम करे, जिसकी हम देखते हैं कि लगातार कांग्रेस में कमी रहती है। लेकिन यदि देखिए, आप 4 साल की बात छोड़ दीजिए, 4 साल का कोई ध्यान भी नहीं रखता है कि 4 साल में बीत गए, कितना बीत गए, लेकिन जो मौजूदा साल है, चुनावी साल में हमने देखा है कि चुनाव होते होते आप मुद्दे ऐसे आ जाते हैं मनोज जी, ऐसा एक कोई बयान आ जाता है जिससे पूरी धारा बदल जाती है। हमने गुजरात में देखा 4 साल की तुलना क्यों करें हम कि 4 साल में कांग्रेस सो रही थी या जाग रही थी? वो यदि ये 6 महीने में जाग जाती है और मुद्दे पकड़ लेती है, तो मुझे लगता है ये ज्यादा कारगर होते हैं। जिस तरह हमने गुजरात के चुनाव देखे, एक मुद्दा पकड़ते हैं मोदी और अमित शाह और पूरी धारा को बहा ले जाते हैं अपनी तरफ। तो ये मुद्दों का गेम होता है। यदि 2019 में पुलवामा जैसे कांड नहीं होते तो कुछ और परिणाम हो सकते थे। तो ये मुद्दे हैं ना, बीच चुनाव में भी आते हैं, तो आप देखते हैं कि एक तरफ परिणाम तो ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना, दूसरे चरण का परिणाम अलग होता है। कांग्रेस के सामने ये भी तो एक चुनौती है ना कि उस मुद्दे को हवा देने वाला कौन ऐसा नेता है। निश्चित तौर पर ये एक रणनीति नहीं है या एक जो डर नहीं बचा है कांग्रेस में कि यदि वो गलत बयानबाजी कर जाएंगे तो उन पर कोई सख्त कार्रवाई हो जाएगी या फिर जो जिससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। हम देखते हैं कई बार वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बड़े नेता जो है ऐसे बयान दे देते हैं कि बीजेपी उनको मुद्दा बना देती। हम यदि उपचुनाव की बात करें, 28 उपचुनाव की, तो एक आइटम शब्द बोला था कमलनाथ जी ने। उस कमलनाथ जी के आइटम शब्द को किस तरह से बीजेपी ने कैश करने की कोशिश की। तो बीजेपी कई बार बाकी के मुद्दे धरे रह जाते हैं मनोज जी। यदि हम गुजरात में भी देखें तो सारे मुद्दे धरे रह जाते थे, लेकिन आपने मोदी पे व्यक्तिगत अटैक किया है तो अभी ताजा मामला दिल्ली का हम देख लेना, अडानी हिडनबर्ग का, जिस मामले में विपक्ष हंगामा कर रहा था, राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष कर रहा है। तो यही तो रणनीति की बहन है। यदि राहुल गांधी ने विदेश में कुछ बयान दे दिया तो पूरी बीजेपी ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम एक लाइन में विरोध करती है, एक जैसा विरोध करती है। और कांग्रेस में क्या होता है कि यदि विरोध की शुरुआत ऊपर से हुई है, यदि महंगाई पे वो आंदोलन करने की शुरुआत करते हैं राजस्थान में, तो मालूम चलता है कि उनका टॉप लीडर जो है राहुल गांधी, वही हिंदुत्व की व्याख्या कर जाते हैं। यदि आप महंगाई के लिए आंदोलन बुला रहे हो पूरे प्रदेश स्तर का, पूरे देश स्तर का, तो आपको सिर्फ महंगाई पर फोकस करना चाहिए। जनता में अपील वही करेगा आपकी, ना कि आप हिंदुत्व करोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसी कारण देखते हैं कि उनकी बयानबाजी ऐसी हो जाती है, बीजेपी हमलावर हो जाती है और सारे मुद्दे धरे रह जाते हैं। और फिलहाल हमारा फोकस अभी घड़ी पर, और जो कह रही है कि चर्चा को ही विराम देना होगा। तो बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टास्क बीजेपी लेकर चल रही है और छोटे टास्क बीजेपी कभी लेती भी नहीं है। हमने देखते हैं चुनाव में कभी वो 200 पार, 150 पार, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वो नारे देते रहते हैं, टास्क देते रहते हैं। पिछली बार भी हारी सीटों पर फोकस किया गया था। नतीजा यह था कि गुना जैसा गढ़ बीजेपी ने कांग्रेस का भेद दिया था। राहुल गांधी को उनके गढ़ में हरा दिया गया था अमेठी में, और अब बारी क्या छिंदवाड़ा की। और छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ कितने पजेसिव है ये किसी से छुपा नहीं है। वो खुद कह चुके हैं कि इस शहर को मैंने अपनी जवानी दी है, 40 साल दिए, लेकिन क्या वो उतना समय दे पाएंगे और संगठन उतनी मजबूती दे पाएगा कि वहाँ वो बीजेपी की चुनौती से पार पा सके। अटेंशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।